हेलो एंड वेलकम टू आवर चैनल सोलो टेल्स। और दोस्तों, आज की हमारी मूवी है द नाइट बियॉन्ड द ट्री कॉर्नर्ड विंडो। ये मूवी रिसेंटली रिलीज जापानीज मूवी है और इस मूवी का एंड आपको जरूर पसंद आएगा। तो चलिए शुरू करते हैं मूवी की बेसिक प्लॉट लाइन। मूवी की शुरुआत में हम कुछ बच्चों को देखते हैं। इनमें से मिकादो कोसुके नाम का छोटा लड़का अपनी बाकी दोस्तों को ब्रिज के उस तरफ जाने से मना कर रहा था, क्योंकि उसे ऐसी फीलिंग आ रही थी कि ब्रिज के उस पार कोई भूत है। हालांकि उस वक्त कोसुके की कोई भी बात नहीं मानता और वह सभी कोसुके को अकेला छोड़कर वहां से चले जाते हैं। काफी समय बीत चुका होता है और अब तक कोसुके बड़ा हो गया था। कोसुके सड़क में चलते वक्त जब अपना चश्मा नीचे करता है तो उसे सामने किसी औरत का भूत दिखाई देता है। इसे देख कोसुके घबरा जाता है। यहीं दूर से कोसुके को एक अनजान लड़का बड़े गौर से घूर रहा था। उसे अंदाजा हो गया था कि कोसुके के अंदर यकीनन कोई सुपरनैचुरल पावर है। थोड़ी देर बाद जब कोसुके लाइब्रेरी की बुक्स को उनकी सही जगह पर रख रहा होता है तो उसे ऐसा एहसास होता है जैसे कोई उसके पास बढ़ रहा है। कोसुके जैसे ही दोबारा से अपना चश्मा हटाता है तो उसे सामने एक चश्मा पहने आदमी का भूत दिखाई देता है। इसे देख कोसुके की आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। वो वहां से भागने लगता है, लेकिन तभी कोसुके को वही अनजान आदमी रोक लेता है। ये वही आदमी था जो उसे सड़क में घूर रहा था। ये आदमी कोसुके को घबराता देखकर उसे शांत कराता है और यहाँ कोसुके को पता लगता है कि किसी तरह ये आदमी भी भूतों को देख सकता है। वो अजीब सा आदमी कोसुके को पकड़कर उसके चेस्ट की तरफ अपना हाथ फेरता है, जिससे कोसुके खुद को एक अलग डायमेंशन के अंदर पाता है। वो अपनी आंखों के सामने उस चश्मे वाले भूत की मरने की पहले की कहानी को समझता है। दरअसल मरने से पहले वो आदमी एक कॉर्पोरेट ऑफिस में काम किया करता था, जहां उसे बॉस के ताने सुनने मिलते थे और ग्रुप चैट में उसके कलीग उसका मजाक उड़ाया करते थे। ये सब देखकर वो आदमी इतना ज्यादा डिप्रेस्ड हो गया कि उसने छत से कूदकर खुद को खत्म कर लिया और आज तक उसकी आत्मा इधर उधर भटक रही है। वो काले कपड़ों वाला आदमी जैसे ही उस आत्मा की तरफ अपना हाथ फेरता है वैसे ही वो आत्मा वहाँ से गायब हो जाती है। ये सब देखकर कोसुके को घबराहट होने लगती है। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था। वो सबसे पहले खुद को उस आदमी से अलग करता है। तब वो आदमी कहता है, किस्मत कब से तुम्हें मुझसे मिलवाना चाहती थी, मैं तुम्हें अपने साथ काम पर रखना चाहता हूँ। ऐसा कहकर वो कोसुके की तरफ अपना कार्ड बढ़ाता है और बोलता है, मैं एक्सॉर्सिज्म की प्रक्रिया करता हूँ और इसके लिए मुझे तुम जैसे एक असिस्टेंट की जरूरत थी। घबराओ मत, मैं तुम्हें इस बुक स्टोर से दुगनी सैलरी दूंगा। तो बताओ तुम्हारा इरादा क्या है। कोसुके बोलता है, शायद आपको कोई गलतफहमी हुई है। हो सकता है कि जो हम दोनों ने अभी देखा वो हमारा भ्रम हो। आदमी कहता है, तुम्हें पता है ना कि तुम इस तरह बहाना देकर खुद को बेवकूफ बना रहे हो। आखिरकार कब तक तुम इस दुनिया से यूं ही भागते रहोगे। कोसुके कहता है, आपको नहीं पता, लेकिन जब से मेरे अंदर ये साइकिक पावर्स आई हैं मैंने अपने आसपास बहुत कुछ घटते देखा है। इन पावर्स ने मुझसे मेरा बचपन छीन लिया, इसलिए मैं चश्मा लगाकर इस दुनिया को नजरअंदाज करने की कोशिश करता हूँ। ऐसा कहकर कोसुके वहाँ से जाने लगता है, लेकिन वो आदमी कहता है, आखिर कब तक तुम इस डर से यूं ही डरते रहोगे। अब से मैं तुम्हारे साथ हूँ और हम दोनों मिलकर तुम्हारे इस डर को खत्म कर सकते हैं। इसे सुन कोसुके के कदम वहीं रुक जाते हैं। वो कुछ कहने के लिए पीछे मुड़ता ही है कि तभी सीन शिफ्ट होकर बाहर एक सड़क का दिखाया जाता है। यहाँ एक स्टोर के कॉर्नर में किसी इंसान की कटी हुई डेड बॉडी मिली थी। ऑफिसर ओकातो का असिस्टेंट बताता है, ये इस तरह की तीसरी बॉडी है, जरूर इसका भी किलर वही पिछला वाला आदमी रहा होगा। तो ओकातो इस पर हामी भरता है। दूसरी तरफ कोसुके उस आदमी का असिस्टेंट बनने राजी हो गया था। कोसुके को पता चला कि इस आदमी का नाम हयाकावा सान है। हयाकावा कोसुके को आज दोपहर ही एक्सोर्सिज्म के लिए अपनी एक क्लाइंट के पास ले गया था। वहाँ कोसुके तालाब के अंदर गिर गया और उसे एक पल के लिए ऐसा लगा जैसे वो मर जाएगा, लेकिन हयाकावा बताता है कि आत्माएं कभी किसी इंसान को नुकसान नहीं पहुंचाती। हाँ, लेकिन क्रूर आत्माएं ऐसा कर सकती हैं। कोसुके कहता है, क्या तुम्हारे किसी रिलेटिव या पेरेंट्स को पता है कि तुम ये सब काम करते हो। हयाकावा कहता है, मेरा इस दुनिया में कोई रिश्तेदार ही नहीं है, मैं एक अनाथ हूँ। इसे सुन कोसुके कोई सवाल नहीं करता। तभी हयाकावा बोलता है, हमें हमारे इस कॉन्ट्रैक्ट को ऑफिशियल करवा लेना चाहिए। ऐसा कहकर हयाकावा कोसुके से एक कागज में दस्तखत करवाता है, जिसके मुताबिक वो माली तौर पर उसका असिस्टेंट बन चुका है। लेकिन हयाकावा उसका अंगूठा भी लगवाना चाहता था,
था। तो जब कोसुके ऐसा करता है तो उसके बैक में हल्का सा पेन महसूस होता है। ऐसा क्यों हुआ कोसुके को कुछ समझ नहीं आता। रात के वक्त कोसुके की मॉम जब अपने काम से वापस लौटती है तो वो कोसुके से उसकी नई जॉब के बारे में पूछती है। कोसुके झूठ बोलता है कि उसने एक नॉर्मल ऑफिस में जॉब लिया है और फ्रेशर होने के कारण उसे अपने काम के बारे में ज्यादा नहीं पता। अगली सुबह ऑफिसर ओकातो सड़क क्रॉस करके उस बिल्डिंग की तरफ जाता है जहां हायाकावा अपने क्लाइंट से मिला करता था। ओकातो इधर हायाकावा और उसके नए असिस्टेंट कोसुके से मिलता है और टेबल पर कुछ लड़कियों की तस्वीर रखकर बताता है ये तीनों लड़कियां टोक्यो में हाल ही में घटे डिस्मेम्बरिंग मर्डर केस की विक्टिम्स हैं। इस केस का सस्पेक्ट ये साधारण सा दिखने वाला कन्वीनियंस स्टोर का मालिक था। तीनों लड़कियां इसी के स्टोर के बगल से गायब हुई थी। संक्षिप्त में कहें तो ये केस पूरी तरह सॉल्व्ड है। हायाकावा कहता है फिर आपको हमारी क्या मदद चाहिए। ओकातो बताता है बात यह है कि हमें डिस्मेम्बरिंग बॉडी पार्ट्स में से एक ना एक बॉडी का पार्ट हर बार मिसिंग मिला। अगर उन बॉडी पार्ट्स को एक साथ असेंबल किया जाए पूरा नया इंसान बनाया जा सकता है। खैर सस्पेक्ट से हम उन मिसिंग डेड बॉडीज की लोकेशन और जानकारी निकलवाने वाले थे मगर उससे पहले ही सस्पेक्ट ने जेल के अंदर अपना दम तोड़ दिया। खैर मुझे यकीन है कि हायाकावा तुम उस आखिरी विक्टिम का पता लगा लोगे। तो इसके अगले सीन में हायाकावा कोसुके के साथ उस घर में जाता है जहां वो सीरियल किलर रहा करता था। कोसुके इस घर के अंदर जाने से घबरा रहा था लेकिन हायाकावा उसे किसी तरह अंदर ले गया। हायाकावा ने कोसुके के स्पेक्स को उतार दिया और तभी कोसुके को अपने सामने उस सस्पेक्ट का भूत दिखाई दिया। वो भूत कोसुके की तरफ बढ़ रहा था लेकिन हायाकावा ने कोसुके को हिम्मत दी और तभी कोसुके फिर से दूसरे डायमेंशन में चला गया। उसे पास्ट में देखने पर वह तीनों विक्टिम्स दिखाई थी जिसे उस सस्पेक्ट ने बेरहमी से मारकर उनके बॉडी पार्ट्स को डिसमेंटल किए थे। बचे हुए बॉडी पार्ट्स को काट कर वह उन्हें एक पतले से धागे से जोड़ दिया करता था और ये सारा काम वो एक बड़े से खंडर वेयरहाउस के अंदर किया करता था। कोसुके के ऐसा देखते ही वो भूत वहाँ से रिहेबिलिट हो जाता है। वहीं कोसुके ये सब देखकर इतना चौंक पड़ता है कि वो डर के मारे नीचे गिर जाता है। मूवी के अगले सीन में हम एरिको नाम की मासूम सी दिखने वाली स्कूल गर्ल को देखते हैं। एरिको रास्ते में एक लेडी को चलते देखकर उससे योकोहामा स्टेशन तक जाने का रास्ता पूछती है। जब वो लेडी उसे रास्ते के बारे में बताने लगती है तभी हम बैकग्राउंड में एरिको की आवाज सुनते हैं। एरिको कहती है मैं अपना कर्ज तुम्हें दे रही हूँ। खैर वो लेडी एरिको को रास्ता समझाकर वहाँ से जाने के लिए जैसे ही आगे बढ़ती है वैसे ही उसके कानों में एरिको के कर्ज देने की आवाज सुनाई देती है और अचानक से वो होश खोकर खुद ब खुद ही एक ट्रक के सामने आकर खुद को खत्म कर लेती है। वहीं एरिको अपने रास्ते निकल जाती है। दूसरी तरफ कोसुके ने अपने विजन में देखी हुई वेयर हाउस की ड्राइंग बना ली थी। ये तीनों सालों से खंडर पड़े उस वेयर हाउस के अंदर जाती हैं। ये वेयर हाउस लंबे वक्त से वीरान पड़ा हुआ था। इसके अंदर रखी हर चीज धीरे धीरे सड़ रही थी। वेयर हाउस के काफी अंदर जाने पर ऑफिसर ओकातो को आखिरकार वो मिसिंग डेड बॉडी मिल जाती है। उस डेड बॉडी के आसपास किसी की आत्मा मंडरा रही थी। उस आत्मा को सिर्फ कोसुके और हायाकावा ही देख सकते थे। कोसुके को ऐसा लग रहा था जैसे वो आत्मा उससे कह रही हो मुझे धोखा दिया गया था, मुझे एरिको ने धोखा दिया। इसे सुन कोसुके वही उल्टी कर देता है। दोस्तों आपको याद हो तो एरिको वही स्कूल गर्ल है जिसने रास्ते में चल रही उस लेडी को मरने पर मजबूर किया था। रात के वक्त कोसुके हायाकावा से पूछता है उस लड़की की आत्मा बार बार एरिको का नाम क्यों ले रही थी। हायाकावा कहता है शायद एरिको ही वो इंसान है जिसने उस डिसमेंबर बॉडी को जोड़ा था। कोसुके कहता है लेकिन वो काम तो उस सस्पेक्ट ने किया था जिसने 3 लड़कियों की हत्या की थी। हायाकावा बोलता है नहीं मेरे ख्याल से उस आदमी से ये सब एरिको करवा रही थी उसकी बॉडी को अपने वश में करके। कोसुके हायाकावा की बातों का मतलब ठीक से नहीं समझ पाता। तब वो समझाता है कि ब्लैक मैजिक की दुनिया में जिस तरह एक पपेट को कंट्रोल करने से इंसान की पूरी बॉडी को वश में किया जा सकता है ठीक उसी तरह अशुद्ध बॉडी पार्ट्स यानी अलग अलग बॉडी पार्ट्स को अटैच करके अगर एक इंसान बनाया जाए तो उस इंसान के अटैच होने तक वो सॉर्सरर किसी भी इंसान को कंट्रोल कर सकता है। सिंपल भाषा में कहें तो
एरिको ने अपने ब्लैक मैजिक से कन्वीनियंस स्टोर के मालिक को वश में करके उससे उन 3 लड़कियों के मर्डर्स करवाए और फिर उनकी बॉडी पार्ट से एक नई बॉडी पार्ट को बनाया। जब तक वो बॉडी कोसुके और हायाकावा जैसे लोगों से छिपी हुई थी, तब तक एरिको आसानी से किसी को भी अपने ब्लैक मैजिक का हिस्सा बना सकती थी। लेकिन उस बनावटी डेड बॉडी और उसकी इविल परछाई को ढूंढने पर एरिको का ये मैजिक खत्म हो गया। कोसुके बोलता है, तुम इतने दावे से कैसे कह सकते हो कि ये काम एरिको का रहा होगा? हायाकावा बताता है, मैं पहले भी इस तरह के केसेस पर काम कर चुका हूँ और मुझे बार बार यही नाम सुनाई दिया है। कोसुके कहता है, इसका मतलब एरिको दोबारा किसी नए डेड बॉडी को अपना मीडियम बनाकर इसी तरह लोगों को अपने वश में करती रहेगी। क्या हम इस बारे में कुछ नहीं कर सकते? हायाकावा कहता है, वेल, वो हमारा काम नहीं है। हमारा काम सिर्फ घोस्ट पर एक्सोर्सिज्म करके उन्हें दुनिया से आजाद करने का है। अगली सुबह कोसुके अपने ऑफिस में बैठकर एरिको के बारे में सर्च कर रहा था, तो उसे इंटरनेट में एरिको के बारे में कुछ खास जानकारी नहीं मिलती। तभी उस ऑफिस में इंस्पेक्टर ओकातो हायाकावा से मिलने आता है। ओकातो को फिर से ऐसा केस मिला था जिसमें उसे हायाकावा की जरूरत थी। खैर, हायाकावा की गैर मौजूदगी में ओकातो कोसुके से बातें करने लगता है। वो उससे पूछता है कि तुम हायाकावा की टीम में कैसे आए? तुम्हें देखकर तो ऐसा लगता है जैसे तुम भूतों और आत्माओं से घबराते हो। कोसुके कहता है, मुझे हायाकावा ने बताया था कि ये साइकिक शक्तियाँ मुझे उसका साथ देने के लिए मिली हैं। ये सब मेरे नसीब में था। ओकातो कहता है, हायाकावा कभी नसीब जैसी बचकानी बातें नहीं करता। खैर, तुम्हें कभी अजीब नहीं लगता कि जब हायाकावा भूतों को खुद ही देख सकता है, उन्हें रिहेबिलिट कर सकता है, फिर उसे असिस्टेंट की यूं अचानक जरूरत क्यों पड़ेगी? उसके पास तो इतने सारे केसेस भी जमा नहीं होते जो उसे असिस्टेंट की जरूरत पड़े। तो ऑफिसर ओकातो के इन सवालों का जवाब कोसुके के पास बिल्कुल नहीं होता। दूसरी तरफ एरिको दोपहर के वक्त उस वेयर हाउस के अंदर आती है जिसमें उसने मीडियम डेड बॉडी को हाइड करके रखा था। उसे वो डेड बॉडी यहाँ से गायब मिलती है, लेकिन जैसे ही वो जमीन में अपना हाथ रखती है तो उसे अपनी साइकिक पावर से कोसुके का चेहरा दिखाई देता है। इस तरफ हायाकावा अपने ऑफिस में दोबारा लौट आता है और ऑफिसर ओकातो को देखकर उनसे इधर आने का कारण पूछता है। तो ओकातो इन दोनों को अपनी गाड़ी से एक ब्रिज के पास ले चलते हैं और बताते हैं कि पिछले साल जिस विक्टिम की डेड बॉडी मिली थी, वो विक्टिम आखिरी बार इन दुकानों की गलियों से गुजरती दिखाई दी थी। इतना ही नहीं, अगले 1 साल के अंदर जितने भी शॉपकीपर्स इन दुकानों पर काम करते थे, वह सभी एक एक करके मरने लगे और देखते ही देखते सारी दुकान बंद हो गई। हमें ऐसा लगा कि इन दुकानों को किसी ने अपना बिजनेस शुरू करने के लिए जानबूझकर बंद कराया होगा और ऐसा करने वाला आदमी अपने आप ही सामने आ जाएगा। लेकिन पिछले 1 साल से कोई भी आदमी सामने नहीं आया, इसलिए हमें ऐसा लगता है कि उन शॉपकीपर्स के मर्डर के पीछे कोई राज है। तो इसे सुन हायाकावा और कोसुके उन दुकानों के पास जाते हैं। यहाँ एक इलाके से कोसुके को काफी नेगेटिव वाइब आती है, तो हायाकावा एक पत्थर लेकर उस इलाके के बाहर एक त्रिकोण बना देता है और ओकातो को उसमें खड़ा करके उससे कहता है, चाहे कुछ भी हो, आप इस त्रिकोण से बाहर नहीं निकलेंगे। ओकातो कहता है, क्या बात कर रहे हो? मैं भी तुम्हारे साथ वहाँ अंदर जाना चाहता हूँ। लेकिन हायाकावा समझाता है कि ऐसा करना उसके लिए खतरनाक हो सकता है। इसके बाद हायाकावा और कोसुके उस स्टोर के अंदर घुसते हैं, तो स्टोर के एंट्रेंस में ही इन्हें एरिको की परछाई दिखाई देती है। इसे देखकर कोसुके काफी घबरा जाता है और वो आगे जाने से पहले ही बेहोश हो जाता है। कोसुके को सपने में अपना वही बचपन दिखाई देता है जिसमें उसके दोस्तों ने उसकी बात मानने से मना कर दिया था और सभी गंदे से तालाब में कुछ ढूंढने चले गए थे। कोसुके के दोस्त अब भी उसे अब्यूजिव वर्ड बोलकर वहाँ से भाग रहे थे। तभी कोसुके को अपने एक दोस्त के सामने एक भूत दिखाई दिया। उस वक्त कोसुके इस चीज को नजरअंदाज करके वहाँ से चला गया, लेकिन अगले ही पल उसे पता चला कि उसका वो दोस्त मिसिंग हो गया था। उसे उसके बाकी क्लासमेट्स ढूंढ रहे थे और उसका जूता पानी में तैर रहा था। दोस्तों, इसी इंसिडेंट के बाद से कोसुके ने उस भूतों वाली दुनिया से हमेशा के लिए दूरी बना ली थी। आगे कोसुके होश में आने के बाद ऑफिसर ओकातो से मिलता है। ओकातो उसे बताते हैं कि उसने एरिको नाम की उस लड़की को ढूंढने की कोशिश की, लेकिन एरिको जितनी ही उम्र और सरनेम से टोक्यो में बहुत सारी लड़कियां हैं,
उनके बीच एक एरिको को ढूंढ पाना काफी मुश्किल है। कोसुकी कहता है आई एम सॉरी, लेकिन उस एरिको को देखकर मैं बस इतना ही पता लगा पाया। तभी ओकातो कोसुकी से हायाकावा के बारे में बात करने लगता है। वो कहता है हायाकावा तुम्हारे आने से पहले कभी इतना बदला हुआ नहीं था। वो हमेशा से एक ऐसा आदमी रहा है जिस पर आसानी से भरोसा नहीं किया जा सकता। इतना कहकर ओकातो वहाँ से चला जाता है और कोसुकी काफी देर तक वहीं बैठा रहता है। तभी कोसुकी के बगल में कोई बैठने आती है और ये और कोई नहीं बल्कि एरिको थी। कोसुकी को पहली नजर में एरिको को देखकर कुछ याद नहीं आता, लेकिन उसकी आवाज कोसुकी के दिमाग में अभी तक थी, इसलिए वो उसे पहचान जाता है। तभी एरिको कोसुकी का हाथ थाम लेती है और उसी वक्त कोसुकी खुद को उसी तालाब के नीचे पाता है जहाँ उसके दोस्त बचपन में गए थे। दरअसल एरिको कोसुकी की आत्मा में नजर डाल रही थी, जिसमें वो कोसुकी की बचपन वाली वो मेमोरी भी देखती है जिसमें कोसुकी अपने दोस्तों को छोड़कर वहाँ से भाग गया था। एरिको जल्दी से जब कोसुकी की तरफ वापस देखती है तो उसे सामने कोसुकी की बजाय हायाकावा दिखाई देता है। ये देखकर एरिको कोसुकी को होश में लाती है और उसे बताती है कि तुम्हें किसी ने काबू में कर रखा है। इसे सुनते ही कोसुकी के बैक में ठीक वैसा ही दर्द होता है जैसे उसे पिछली बार हुआ था। वो जमीन में नीचे गिर जाता है और उसे अपने विजन में हायाकावा मुस्कुराते हुए दिखाई देता है। अगली सीन में जब कोसुकी की आंखें खुलती हैं तो वो अपने ऑफिस में था। इधर वो आईने के पास खड़ा होकर जब अपने बैग को देखता है तो उसके बैग में वैसा ही ट्रायंगल बना हुआ था जैसा हायाकावा अक्सर बनाया करता था। तभी उस कमरे में हायाकावा पहुंच जाता है और वो उससे कहता है तुम पार्क में बेहोश हो गए थे इसलिए मैं तुम्हें इधर ले आया। कोसुकी हायाकावा को अपने बैग में बना ट्रायंगल दिखाकर पूछता है इसका मतलब क्या है। हायाकावा स्माइल करके कहता है तुम्हारी आत्मा बहुत नादान है, इसलिए कोई भी उसे अपने वश में कर सकता था, इसलिए अपने कॉन्ट्रैक्ट में तुम्हारा थंबप्रिंट लेकर मैंने उसे अपना बना लिया। जब तक तुम्हारी सोल पर मेरा हक है तब तक इसे मुझसे कोई नहीं छीन सकता। खैर मैं तुम्हें एक पते की बात बताता हूँ। देखो जिस स्टोर की गलियों में ओकातो हमें लेकर गया था मैं वहाँ कुछ महीने पहले जा चुका हूँ और मुझे अच्छे से पता है कि उस इलाके के अंदर कई सारी बुरी आत्माएं बसकर रहती हैं जो सिर्फ मुझ जैसे लोगों को अपना टारगेट नहीं बना सकती। अगर मैं चाहूँ तो इन आत्माओं को एक साथ खत्म कर सकता था, लेकिन इसका कोई फायदा नहीं होता, इसलिए मैंने सभी आत्माओं को फैलने का मौका दिया और जब ये आत्माएं दूसरों पर हावी हो जाती और क्लाइंट के हमारे पास केसेस आते तब मैं इन आत्माओं को दुनिया से आजाद करता। इससे उनका भी फायदा होता और हमारा भी। कोसुकी कहता है अब मैं समझा कि तुमने मुझे अपना असिस्टेंट क्यों बनाया। तुम्हें उस दिन पता चल गया था कि तुम्हारे क्लाइंट तेजी से बढ़ेंगे और तुम जानबूझकर एरिको को इसलिए पकड़वा रही थी क्योंकि वो लड़की बेचारे लोगों को मारकर तुम्हारे कस्टमर्स ला रही थी। हायाकावा कहता है मगर इससे हमें क्या फर्क पड़ता है, हम यहाँ बिजनेस के लिए आए हैं। लेकिन यहाँ कोसुके ऐसा बिजनेस नहीं करना चाहता था जिसमें लोगों की जाने जाएं। कोसुके को लगता है कि उसने हायाकावा को पहचानने में गलती कर दी, इसलिए वो हायाकावा को टच करता है और तभी उसे एक पल के लिए एक छोटा सा बच्चा दिखाई देता है। वो बच्चा एक कमरे में कैद था और अपने कैलाइडोस्कोप से खेल रहा था। इसे देखते ही कोसुके दोबारा होश में आ जाता है और हायाकावा का साथ छोड़कर उसके ऑफिस से चला जाता है। दूसरी तरफ ऑफिसर ओकातो अपने एरिया में पिछले 1 साल के अंदर हुए मर्डर केसेस को लेकर परेशान था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि पिछले 1 साल के अंदर ही अंदर सैकड़ों लोग सुसाइड और एक्सीडेंट से कैसे मर गए। जरूर इसके पीछे कोई गहरा राज है जो इन्हें अब तक पता नहीं चला है। तभी सीन एरिको पर शिफ्ट होता है। एरिको को अपने साथियों के साथ स्कूल से निकलते हुए कोसुके देख रहा था। इसके बाद कोसुके सीधा पुलिस स्टेशन जाकर ओकातो से मिलता है और उन्हें बताने की कोशिश करता है कि उन सब मर्डर्स के पीछे वो स्कूल में पढ़ने वाली एरिको है। लेकिन ओकातो बताता है कि हम एविडेंस के बगैर एरिको को नहीं पकड़ सकते। भले ही हमें पता है कि वो लोगों पर काला जादू करती है, मगर साइंटिफिक टर्म में इसे साबित नहीं किया जा सकता। वेल तुम्हें हायाकावा ने इस केस के बारे में क्या बताया? कोसुके कहता है मैंने हायाकावा का साथ छोड़ दिया है और आपसे हायाकावा के बारे में कुछ जानने आया हूँ। आगे ओकातो कोसुके को हायाकावा के बचपन से जुड़ी एक घटना के बारे में बताता है। वो कहता है कि करीबन 15 साल पहले मेरे साथ एक ऐसी घटना हुई थी जिसे मैं आज तक भुला नहीं पाया हूँ। दरअसल उस समय शाओकोकाई के एक रिलीजियस कॉर्पोरेशन से आसपास के लोगों को कुछ सड़ने की स्मेल आ रही थी। जब हम उस रिलीजियस कॉर्पोरेशन के अंदर
गए तो पता चला कि वहाँ रहने वाले सभी लोगों ने एक दूसरे को मार डाला था। कुछ खुद से ही मर गए थे और कुछ मरने की कगार में थे। वहीं जिंदा हालत में सिर्फ एक छोटा सा बच्चा था। हमने उस बच्चे की जान बचा ली और वही बच्चा हायाकावा था। हमें धीरे धीरे पता चला कि हायाकावा के अंदर बचपन से ही कुछ मिस्टिकल पावर थी, इसलिए हायाकावा की मदर उसे दुनिया से अलग करके उसी कॉर्पोरेशन की बिल्डिंग के अंदर रखती थी, जिस कारण हायाकावा को आज तक अच्छाई और बुराई के बीच का फर्क बिल्कुल नहीं पता। कोसुके कहता है तो ये बात हायाकावा को मालूम क्यों नहीं? ओकातो बताता है क्योंकि बचपन की किसी घटना में हायाकावा ने अपनी मॉम को गुजरते हुए देखा था। वो इस बात को एक्सेप्ट नहीं कर पाया, इसलिए उसकी मेमोरीज ने उस इंसिडेंट से जुड़ी सारी बातें उसके दिमाग से डिलीट कर दी। ऐसा बताकर ओकातो अपने घर लौटता है। वहाँ उसकी ब्यूटीफुल वाइफ उसका वेलकम करती है और उसे फ्री लंच की टिकट दिखाती है, जिसे उसने लकी ड्रॉ में जीता था। दोनों कल सुबह लंच करने एक होटल जाने वाले थे। तभी ओकातो को हायाकावा से जुड़ी एक अजीब मेमोरी याद आती है। जब हायाकावा उसकी कस्टडी में था तो उसने ओकातो को कहा था, जिन लोगों को भी मैंने मरते देखा है वह सभी ट्रू बिलीवर्स थे, लेकिन मैं देख सकता हूँ कि आपके पुलिस की नौकरी की वजह से आप चीजों पर आसानी से यकीन नहीं करते और यही आपकी सबसे बड़ी पावर है। अगले दिन हम एरिको को उसी रिलीजियस कल्ट में देखते हैं जिस कल्ट के लोग 15 साल पहले एक बिल्डिंग के अंदर मर गए थे। यानी ये कल्ट आज तक जिंदा था और इस कल्ट के वन ऑफ द मेंबर्स एरिको के फादर भी थे। हालांकि एरिको खुद इस कल्ट के खिलाफ थी, वो कल्ट के सीनियर्स की भी ज्यादा इज्जत नहीं करती थी, जिस कारण एरिको के फादर उसे डांटा करते थे। अचानक अकेले में एरिको को सर दर्द होता है और नोज ब्लीडिंग होने लगती है। तभी एरिको के अंकल वहाँ आकर एरिको से उसकी खबर लेते हैं, मगर एरिको उनसे बगैर कुछ कहे वहां से चली जाती है। इसी दिन ओकातो अपनी वाइफ के साथ रेस्टोरेंट की तरफ जा रहा था, मगर अचानक उसे रास्ते में एरिको उसी शॉप के करीब दिखाई देती है जहां वह लोग पहले गए थे। इधर ओकातो अचानक से आकर एरिको को पकड़ लेता है। एरिको पहले तो हैरान होती है कि उसे उसका नाम कैसे पता। ओकातो कहता है, तुम पहले मेरे स्टेशन चलो, मुझे तुमसे कुछ सवाल करने हैं, लेकिन एरिको जाने से मना कर देती है और ओकातो पर अपना कर्स इस्तेमाल करने की कोशिश करती है, लेकिन ओकातो पर कोई असर नहीं होता। तब एरिको को समझ आता है कि ओकातो का सेल्फ बिलीफ इन सब मिस्टिकल चीजों को नहीं मानता, जिस कारण एरिको के ट्रिक का उस पर कोई असर नहीं हो रहा। यहाँ एरिको बुरी फंस रही थी, मगर तभी वहाँ पर ओकातो की वाइफ ओकातो को बुलाने आ जाती है और उसी समय एरिको ओकातो की वाइफ पर कर्स का इस्तेमाल करके उनकी आंखों से ब्लड निकाल कर वहाँ से भाग निकलती है। रात में एरिको के अंकल उसे गाड़ी से लेने आए थे। एरिको जल्दी से गाड़ी में बैठती है और यहाँ हम देखते हैं कि एरिको के कान से भी खून निकल रहा था। दोपहर के वक्त जब कोसुके और हायाकावा ओकातो की वाइफ को देखने आते हैं तो इस दौरान दोनों के बीच दोबारा बातें होने लगती हैं। रास्ते में कोसुके हायाकावा को कहता है, हमें ओकातो की वाइफ को ठीक करने के लिए इस केस को सॉल्व करना पड़ेगा। हायाकावा कहता है, लेकिन इस केस को सॉल्व करने से मेरा क्या फायदा? हायाकावा की इस बात पर कोसुके को गुस्सा आ जाता है। वो बोलता है, तुम एक बहुत घटिया इंसान हो, जरा याद करो तुम्हारी भी किसी ने बगैर सोचे समझे मदद की होगी। अगर वो मदद नहीं हुई होती तो आज तुम इधर नहीं होते। ऐसा कहकर कोसुके वहां से जाने लगता है, मगर तभी ब्लैक गाड़ी से एरिको के अंकल आकर हायाकावा और कोसुके को मारकर अपने साथ अपनी गाड़ी में ले चलते हैं। आगे जब कोसुके को होश आता है तो वहाँ हायाकावा उसके सामने वाले सोफे में था और एरिको बगल वाले सोफे में बेहोश पड़ी हुई थी। हायाकावा बताता है कि एरिको की ये हालत खुद उसकी वजह से हुई है। उसका कर्ज बाउंस कर गया, यानी उसकी कर्ज के असर उसके साथ साथ कर्ज किए हुए आदमी पर भी होगा। एरिको का अंकल कहता है, इस कर्ज को तोड़ने के लिए कुछ करो, लेकिन हायाकावा इसके लिए मना कर देता है। तब कोसुके हायाकावा को बोलता है, प्लीज इस कर्ज को रिवर्स करो, शायद इससे ओकातो की वाइफ की भी हालत ठीक हो जाए। तो यहाँ हायाकावा काफी मनाने पर एरिको का कर्ज रिवर्स करने के लिए मान जाता है। वो इसके लिए सबसे पहले एरिको के अंकल को बाहर भेज देता है और कोसुके के साथ मिलकर एरिको के एक पुरानी मेमोरी के अंदर जाता है। दरअसल उन दिनों एरिको प्राइमरी स्कूल में थी। वहाँ किसी सीरियल किलर ने एरिको के कई सारे क्लासमेट्स को मार डाला था और वो किलर एरिको की तरफ बढ़ रहा था, मगर एरिको की मॉम ने उसे रोक लिया, जिसके बाद उस किलर ने एरिको की मॉम को भी मार डाला। तभी अचानक गुस्से में एरिको ने अपने मिस्टिक पावर से उस किलर को मार डाला। यहाँ पहली बार एरिको को अपनी इस सुपरनेचुरल पावर के बारे में मालूम हुआ था, लेकिन वो जब भी इस पावर का इस्तेमाल किसी को कर्स करने के लिए करती तो वो कर्स एरिको की भी बॉडी को इफेक्ट करता। एरिको की इन शक्तियों को देखकर उसके फादर उसे उसी
रिलीजियस कल्ट के सेंसाई यानी टीचर के पास ले गए। उस दौरान एरिको भी काफी घबराई हुई थी। इतना देखते ही एरिको को होश आ जाता है। मगर यहाँ एरिको के फादर एरिको को जिस कल्ट के सेंसाई के पास लेकर गए थे, उसी कल्ट जैसे कपड़े में हायाकावा ने एक लेडी को कर्स होते देखा था। उस दौरान हायाकावा के टीचर ने बताया था कि ये लेडी कर्स्ड है। हायाकावा के साथ साथ इस घटना को कोसुके भी देख लेता है और तीनों एक साथ होश में आ जाते हैं। यहाँ एरिको उन दोनों को शुक्रिया करती है। तब कोसुके कहता है, तुम्हारी वजह से ऑफिसर ओकातो की वाइफ सीरियस हालत में है, हम उन्हें कैसे ठीक कर सकते हैं। एरिको कहती है, उन्हें ठीक करने के लिए उनका कर्ज तोड़ना पड़ेगा और ऐसा सिर्फ वो कर सकता है जिसने सेविंग बॉक्स बनाया था। दोस्तों, यहाँ मैं बता दूं कि सेविंग बॉक्स फिल्म में उसी जगह को बोला गया है जहाँ कोसुके और हायाकावा जाते जाते बच गए थे। सेविंग बॉक्स नाम की उस जगह पर सैकड़ों लोग मरे थे और एरिको ने उसी नेगेटिव पावर का इस्तेमाल ओकातो की वाइफ पर किया था, मगर वो उस पावर को संभाल नहीं पाई। तभी कोसुके कहता है, ये तुम क्या कह रही हो, उस जगह को सेविंग बॉक्स तुमने बनाया था, वहाँ उन सभी विक्टिम्स का मर्डर तुमने किया था। लेकिन एरिको बोलती है, मैंने वहाँ किसी का मर्डर नहीं किया और ना ही उस जगह को सेविंग बॉक्स बनाने में मेरा हाथ है। दोस्तों, इसका मतलब एरिको उन दोनों की कोई मदद नहीं कर सकती थी। उस सेविंग बॉक्स को सिर्फ वही आदमी खत्म कर सकता था जिसने उसे बनाया था और एरिको को शक था कि उस सेविंग बॉक्स को बनाने वाला उनके कल्ट का चीफ सेंसाई होगा। तभी हायाकावा के दिमाग में एक पल के लिए सेंसाई की तस्वीर आती है। इसे एरिको अपने मिस्टिक पावर की वजह से देख लेती है और कहती है कि तुम भी सेंसाई को जानते हो, लेकिन हायाकावा सेंसाई के बारे में जानने से मना कर देता है। तो ये सब देखकर कोसुके को भी हायाकावा पर शक होने लगता है कि हायाकावा उसे उसके पास्ट के बारे में कुछ छिपा रहा है, कोई तो ऐसी घटना है जो वो उसे नहीं बताना चाहता। मगर हायाकावा उल्टा कोसुके पर गुस्सा करके वहां से चला जाता है। रात तक ओकातो की वाइफ की हालत और ज्यादा सीरियस हो गई थी और यही चीज कोसुके को देखी नहीं जा रही थी। वो सेविंग बॉक्स के पास जाकर वहां के कर्ज का अकेले ही सामना करने जा रहा होता है। तब एरिको कहती है, मुझे इस सेविंग बॉक्स से निकलने वाले भूतों के बारे में बहुत पहले से पता था और इसीलिए उन भूतों पर स्पेल करके उन्हें मेरा नाम देती थी, ताकि किसी दिन तुम जैसे साइकिक पावर वाले आदमी इस केस की पहेली को सॉल्व करके इस कर्स बॉक्स को पूरी तरह बंद कर दे और हम इस जगह को फिर से प्योर बना सके। तो इसे सुन कोसुके स्माइल करता है और ये दोनों एक साथ उस सेविंग बॉक्स के सबसे खतरनाक वाले रेड कमरे के अंदर जाते हैं। ये जगह पूरी तरह कर्स थी और इस जगह आते ही इन्हें इनकी वो मेमोरी याद आने लगती है जिन्हें ये दोनों हमेशा के लिए भुलाना चाहते थे। तभी हायाकावा को भी ऐसा एहसास होता है कि कोसुके एरिको के साथ रेड रूम के अंदर गया है, इसलिए वो भी सही टाइम पर वहां पहुंचकर कोसुके को बचा लेता है। मगर तभी कोसुके को कुछ दूर आगे जाने पर वही क्लाइडोस्कोप दिखाई देता है जिसे उसने बचपन वाले हायाकावा के पास देखा था। इसे देखकर हायाकावा फ्रीज हो जाता है और वो कर्स हायाकावा पर असर करने लगती है। तभी हम फ्लैशबैक में देखते हैं कि 15 साल पहले ये कर्स रूम एक रिलीजियस प्लेस हुआ करती थी जहां हायाकावा को कड़ी निगरानी में रखा जाता था। दरअसल कल्ट के फाउंडर जानते थे कि हायाकावा गॉड गिफ्टेड है, उसके अंदर कुछ ऐसी मिस्टिकल शक्तियां हैं जो सही जगह यानी ईश्वर के कामों में इस्तेमाल होनी चाहिए। इसलिए हायाकावा को बचपन में ही अपनी माँ से दूर कर दिया गया था। तब हायाकावा खुद को शांत रखने के लिए अपने छोटे से क्लाइडोस्कोप से खेला करता था, लेकिन एक दिन वो उससे भी बोर हो गया। उसे फिर से अपनी माँ की याद सताने लगी, मगर हायाकावा की केयरटेकर उसे उसकी मॉम से नहीं मिलने देती थी और उसे डांटा करती थी। एक दिन केयरटेकर अचानक से कर्ज की वजह से मरने लगी। तब उसे हायाकावा के सामने लाया गया और प्रीस्ट ने बताया कि आपने जाने अनजाने में अपनी केयरटेकर पर कर्ज कर दिया है, जिस वजह से वह मर रही है। इस कर्ज को सिर्फ आप ही रोक सकते हैं। तो प्रीस्ट के मुंह से ये जानकर हायाकावा को पहली बार अपनी मिस्टिकल पावर का एहसास हुआ। उसने केयरटेकर को ठीक करने के बजाय वहाँ के सभी कल्ट मेंबर को एक साथ कर्ज कर दिया। उसे ऐसा लगता था कि ये सारे कल्ट मेंबर्स उसकी और उसकी मॉम के बीच आ रहे हैं, लेकिन इसी दौरान हायाकावा ने अनजाने में अपनी मॉम को भी कर्ज करके मार डाला और यही उसकी सबसे बड़ी भूल थी, जिससे उसने इस शान सी जगह को सेविंग बॉक्स में तब्दील कर दिया। अपने बचपन की इस घटना को याद आते ही हायाकावा फिर सब कुछ नॉर्मल कर देता है और अगली सुबह तीनों एक साथ होश में आते हैं। दूसरी तरफ ओकातो की वाइफ भी पहले जैसी नॉर्मल हो गई थी। आगे दोपहर के वक्त कोसुके अपनी मॉम को सच्चाई बताता है कि उसे घोस्ट दिखाई देते हैं और वो कोई नॉर्मल जॉब नहीं कर
करता, बल्कि वो भूतों को रिहैबिलिट करा रहा है। तो इसे सुन कोसुकी की मॉम जरा सा भी हैरान नहीं होती। ये बात कोसुकी को काफी अजीब लगती है। वहीं कोसुकी की मॉम इस बात को सोचकर खुश हो रही थी कि उसका बेटा बाकियों से कुछ अलग है। दूसरी तरफ एरिको अपनी नॉर्मल स्टूडेंट की लाइफ में लौट गई थी और अब से कोसुके और हायाकावा दोबारा एक साथ मिलकर भूतों पर एक्सोर्सिज्म का काम करना जारी रखेंगे। ऐसा दिखाकर ये मूवी यहीं एंड हो जाती है। तो होप है कि आपको ये कहानी पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं ऐसे ही एक और मजेदार वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखें। धन्यवाद।